अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अनमोल असलम। अनदर एपिसोड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज। उम्मीद करती हूं खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अपना टाइम अच्छे से गुजार रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज में हम लोग ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं। हम उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनते हैं, उससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ डिफरेंट स्टोरीज एंड हर किसी का स्ट्रगलिंग फेस अलग होता है। तो स्टोरीज़ फ्रॉम ओवरसीज़ में हम लोग हमेशा ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जिनकी हम लोग इंस्पायरिंग स्टोरीज सुन सके, उनसे मोटिवेट हो सके। और हमेशा अभी आज जो हमारे साथ जो गेस्ट है ना, ही इज़ वेरी यंग, लाइक यंग एज में उन्होंने कितनी स्ट्रगल फेस की और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस मुकाम पे कैसे पहुँचे हैं। तो हमेशा हमेशा मतलब यही होता है ना कि हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, तो नए नए लोगों को मिलने के बाद हमेशा यही होता है कि हमें कुछ स्टोरीज़ मिलती हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं। हमें यू हैव दैट आइडिया, मतलब कभी भी हम लोग अगर अकेले रहते हैं तो अकेले रहने से हम कभी किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता, हम सोचते नहीं है कि अब आगे इस चीज़ से कैसे गुजरे। तो ऐसे नए नए लोगों से मिल के उनकी स्टोरीज सुन के देन एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया कि ओके दैट पर्सन वाज गोइंग थ्रू समथिंग, नाउ वी हैव एन आइडिया वी कैन गो थ्रू दिस। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को इस प्रोग्राम में, स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज में, वसीम हैदर नकवी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सर? जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बैठ के, क्या फील कर रहे हैं? बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि आपके साथ बैठ के और इस तरीके से अपनी स्टोरी डिस्कस करूँगा और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चले ये आप अपना इंट्रोडक्शन दे, बताइए पाकिस्तान कहाँ से और यहाँ कितना टाइम हो गया आपको? मैं बेसिकली पाकिस्तान टेक्सास से बिलोंग करता हूँ। ओके। ज़िला रावलपिंडी से, और यहाँ पे मुझे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स हो चुके हैं, 6 to 7 ईयर्स के। मैं 2018-19 में आया था, हैज़ अ सिक्योरिटी गार्ड आया था यहाँ पे। ओके। तो nowadays I'm working in banking sector as a sales executive. ओके, सो एज अ सिक्योरिटी गार्ड आप आए थे। तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड अगर हम लोग देखें तो उनकी जॉब बहुत टफ होती है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं। तो वो फेज़ मतलब कितना टाइम आपका रहा एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो आपने जॉब की, और वो फेज़ में आपने क्या स्ट्रगल फेस की? और एज आई नो कि उनकी ड्यूटी आवर्स भी बहुत लंबी होती हैं एंड आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, एकदम फ्रेश रहना पड़ता है, लाइक आप ब्लैंक नहीं हो सकते, वो ऐसी जॉब है। तो उसके हवाले से बताइए कि क्या क्या मुश्किलात फेस करने पड़े आपको, और कैसे मतलब आपने वो कितना लंबा फेस था, कितने टाइम के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड का काम किया? जी, मैंने स्टार्ट किया था 2019 के स्टार्ट में, और तकरीबन 3 इयर्स, 2.5 इयर्स और 3 इयर्स मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है यहाँ पे। तो नो डाउट बहुत टफ टाइम होता है, लेकिन एक ही माइंडसेट था स्टार्ट से। खैर पाकिस्तान में भी काफ़ी स्ट्रगल करता रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो हालांकि स्ट्रगल की जरूरत नहीं थी जब मैं पाकिस्तान में था, लेकिन मैं फिर भी करता था। एक ही माइंडसेट होता था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो फिर यहाँ से जब यहाँ पे आए तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड तकरीबन 2.5 ईयर 3 इयर्स मैंने काम किया। 12 आवर जो है उसे ड्यूटी होती है, आपको पता है, इट्स वेरी टफ। तो लेकिन उसके लिए मैं नाइट ड्यूटी ज़्यादातर करता रहा हूँ। नाइट ड्यूटी करने का मेरा मकसद ये होता था कि मैं डे में जो है वो इधर उधर निकलूँ, चेक करूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है, किस तरफ बाहर निकलना है। तो नाइट ड्यूटी करता था, और डे में जो है वो मैं ड्यूटी वापस आया, नाश्ता किया और निकल गया बैग उठा के। तो मेरे कोलीग जो मेरे साथ रहते थे रूम में, तो कहते थे कि पूरे 2 साल बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आपको आज दिन तक हमने सोते हुए नहीं देखा। क्योंकि जब वो सो रहे होते थे तो मैं जाग रहा होता था, जब वो उठते तो मैं फिर भी जाग रहा होता था। तो वो ये समझते थे कि मैं दुबई घूम रहा हूँ, लेकिन दी एंड मेरे माइंडसेट में डिफरेंट चीज़ थी कि नहीं, दुबई घूम नहीं रहा बल्कि बिल्डिंग्स के चक्कर लगा रहा हूँ। मतलब आपने वो अपना माइंडसेट रखा हुआ था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ऐसा ही है अपनी फैमिली के लिए। वो मतलब एक बचपन से आपका शायद शौक होगा कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। शुरू से एक माइंडसेट था, बिकॉज मेरा एक इंटरेस्ट आया हमेशा से और अभी भी है। उसके लिए अभी भी स्ट्रगल जारी है कि मैं यूरोप में सेटल होना चाहता था शुरू से। ओके। खैर यूएई बाय लक किस्मत लेके आई और मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होता है अल्लाह पाक वही आपके साथ करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए भी बहुत शुक्र है उसको, पाक ज़ात का। मैं फिर जब वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट मैंने कैसे की थी पाकिस्तान से, हुआ ये था कि मैंने यूरोप का अप्लाई करना था। तो दी एंड एक मिडिल क्लास फैमिली जब बिलोंग करते हैं तो हम लोग तो फाइनेंशियली इश्यूज आते हैं हमारे साथ। तो स्टार्ट में जब मेरे साथ फाइनेंशियल इश्यूज आए तो मैंने सोचा नहीं, अब कुछ करना है, खुद कुछ करके जो है वो पैसे कमा के कुछ करके बाहर निकलना है। तो मैंने वहाँ पे छोटी मोटी जॉब शुरू कर दी। हालांकि मैं इकलौता हूँ तो एज वेल ज़रूरत नहीं थी उस टाइम पे काम की। तो मुझे सारे फैमिली मेम्बर्स पूरा जो है वो रिलेटिव यही कहते थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम इधर उधर जा रहे हो और विदाउट सैलरी भी जा रहे हो, इंश्योरेंस का काम करता रहो जो सैलरी नहीं होती आपको पता है।
तो सुबह उठते हो, रात को वापस आ रहे हो। आई कैन रिलेट टू दिस, मतलब मैं भी इकलौती, आप भी इकलौते, तो वो सेम पे जरूरत नहीं थी, बट स्टिल वो स्ट्रगल फेस, मतलब वो खुद कुछ करना था, तो विदाउट सैलरी भी काम किया, ऐसी बात नहीं, एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी विदाउट सैलरी, शुरू में जिन्होंने भी काम किया विदाउट सैलरी किए, तो ऐसे ही है। खैर कंटिन्यू। तो मैं जब वहाँ पे स्टार्ट किया तो 1 साल तक मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाता रहा इस्लामाबाद में, तो पूरे 1 साल में मेरी 1 के 2 पॉलिसीज हुई हैं, वो बड़ी मुश्किल से हुई थी। तो पॉलिसीज भी नहीं हो रही, तो पास से पैसे लगा के जा रहा हूँ। तो अबू पे मेरे सऊदीया में थे उन दिनों में, तो वेल सेटल्ड थे उस टाइम सऊदीया में वो। तो जब वापस आए, छुट्टी आए थे, तो वापस आए तो मुझे कहते हैं बेटा किधर जाते हो? मैंने कहा इस जगह पे जा रहा हूँ। तो कहते हैं क्या कमाया? मैंने कुछ भी नहीं। तो कहता आज के बाद नहीं जाना। तो मुझे उन्होंने वो से छुड़ा दिया। लेकिन यह कि साथ में सेकंड टाइम पे बीएससी कर रहा था, नाइट क्लासेस, मतलब इवनिंग क्लासेस ले रहा था, रात 8 to 10 क्लासेस थी हमारे। तो मैं वो क्लासेस ले रहा था, साथ स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ था। तो खैर उसके बाद फिर मैंने अपने टेक्सला में ही जॉब देखना शुरू कर दी। वहाँ पे फिर मैंने एक यूबीएल बैंक में सेल्स की जॉब थी इंश्योरेंस के हवाले से। मैंने कहा चले वो ज्वाइन कर लेता हूँ, पास में है। खैर 1 महीना किया, उसमें सेटिंग नहीं बनी। उसके बाद फिर मैंने पार्ट टाइम टीचिंग शुरू कर दी। एक जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पे साइड एरिया में, तो मैथ्स टीचर था, जस्ट फॉर लेक्चर देने के लिए जाता था 1-2। तो मैथमेटिक्स अच्छी है आपकी, मतलब मैथ्स में अच्छे, माशाल्लाह। मतलब फिर तो आप मतलब ज़हनी तौर पे प्रिपेयर रहते होंगे हर चीज़ के लिए, बिकॉज जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं मैथ्स में अच्छे होते हैं, दे नो देयर गोल कि उन लोगों ने बड़े होके क्या करना है, दैट्स इट। तो मतलब अब मैं समझ गई आपको, बेसिकली आईक्यू लेवल आपका डिफरेंट होता है उनसे, और बेहतर होता है। तो खैर मैंने वो साथ टीचिंग शुरू कर दी। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर बुकिंग भी साथ स्टार्ट कर दी। कोका कोला, पेप्सी वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे टेक्सला में, अपनी एरियाज में। तो मैं ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी। ऑर्डर बुकिंग, एक गांव से दूसरे गांव तक जा रहा हूँ, ऑर्डर बुकिंग कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की स्ट्रगल स्टार्ट में की काम। तो इसी दौरान जो है वो फिर शादी हो गई। तो खैर फिर उसके बाद फिर अब बेहतर की सोचने कि यार नहीं, अब इस पे गुजारा नहीं होता। तो क्योंकि 8-10 हज़ार उस दौर में, खैर 2014-15 में, तो 8-10 हज़ार भी वैल्यू नहीं थी उस लेवल की। तो खैर उसके बाद फिर मैंने एक रेफरेंस के थ्रू मेरी जॉब लगी ईबीएम में, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में। मेरी अल्लाह पाक ने मुझे बेटी की रहमत से नवाजा, तो उसके फ़ौरन बाद मेरी वहाँ पे जॉब हुई थी। तो जब मेरी जॉब वहाँ पे हुई तो वहाँ पे थोड़ी सेटलमेंट बेहतर हुई, अच्छी सैलरी हुई। लेकिन वहाँ पे 12 आवर जॉब थी। जब 12 आवर जॉब थी तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, सारे दोस्त मुझे कहते थे यार आप नहीं कर सकते हो, आप 1 हफ्ता भी जाओगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं जाओगे 12 आवर आप कैसे दोगे, नहीं दे सकते। मोबाइल भी अलाउ नहीं, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता। तो खैर मैंने कहा देखेंगे। तो जब आपके माइंड में कुछ होता है, कुछ करना है, तो फिर आपको ये चीजें कुछ नहीं कर सकती। तो आप हर चीज में, हालांकि हर वक्त मेरे हाथ में मोबाइल होता था, लेकिन वो टाइम भी था जब मैं 12 घंटे ड्यूटी करता था, मोबाइल मैंने छोड़ दिया। बल्कि मेरा मोबाइल, उसके बाद मैंने 3 साल तक मोबाइल रखा ही नहीं पास। मेरा मोबाइल खराब हो, मैंने यहाँ भी नहीं लिया। मैंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं, 12 घंटे मैंने ड्यूटी करनी है, वापस आके मैंने फैमिली को टाइम देना या सोना है। तो खैर वो उसमें ड्यूटी करते रहे। और फिर वो जो मेरे से मतलब हमेशा से ही रहा है कि मेरी फैमिली मेंबर्स में भी और मेरे फ्रेंड्स में भी मुझे हमेशा समझे थे कुछ हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह निकलता मैं कुछ और हूँ। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे भी आया था तो मुझे एक बात कहते थे कि यार आप नहीं रह सकते बाहर, बाहर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन दी एंड मैं ही हूँ कि जो मैं 5 साल बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गया हूँ। 5 साल बाद, मतलब जो कह रहे थे आपको कि आप नहीं रह सकते, तो आपने मतलब उनके मुंह शट डाउन कर दिए कि मैं 5 साल रहने के बाद आ गया। सो ऑब्वियसली जब आपका माइंडसेट होता है, कोई भी है, माइंडसेट, इट्स ऑल ऑन माइंडसेट, का आपका माइंड बना हुआ है हर चीज के लिए, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। हर बंदा बहुत कुछ कर सकता है। ट्रू, बस अपना विजन रखे, विजन करना क्या है। ट्रू, विजन होता है और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है वो। और आप माशाल्लाह से बचपन से, शुरू से आपने जैसे बोला कि आप मेंटली प्रिपेयर थे हर चीज के लिए, तो दैट्स ग्रेट। खैर जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप बैंक यूबीएल में भी काम कर चुके, तो फिर दुबई आके सिक्योरिटी गार्ड में जब आपने काम किया, फिर उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, मतलब रिसेंटली जो भी आप कर रहे हैं? रिसेंटली मैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, एज अ सेल्स एक्टिव काम कर रहा हूँ पिछले 2.5 साल से। एमिरेट्स इस्लामिक के साथ अभी काम कर रहा हूँ। और क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स वगैरह देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के 2.5 साल से मेरा एक अच्छा टाइम चल रहा है। एवरी मंथ अपना टारगेट भी अचीव कर रहा हूँ। एक अच्छा एक अपना नाम रखा हुआ है कंपनी में कि वसीम हैदर है, कुछ कर रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब मैं ये कहता हूँ कि किसी भी फील्ड में इंसान रहे तो अपने आप को मनवाए कम से कम, उसमें फिर 100% अपना दे, टाइम की फिक्र ना करे। मेरी फैमिली भी जब यहाँ पे आई थी तो मैं उनको पता था कि यार काम में बिजी रहता है, तो मैं रात 10-10 बजे भी घर आया हूँ। ऐसा नहीं कि फैमिली घर में है कि बंदा कहे मैं जल्दी ऑफिस से वापस आऊँ, नहीं, काम पहले, काम को पूरा टाइम देना है और काम ही की वजह से आपकी पहचान है। तो और इस चीज़ में अगर सपोर्टिव फैमिली हो, बिकॉज आई हैव सीन सम लाइक, देखिए फैमिलीज कि आप उनको यहाँ घुमाने लेके आ जाओ या टाइम स्पेंड करने अपने साथ बुला लो, तो वो फिर टोन देना शुरू कर देते
कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया, आपने जब टाइम ही नहीं देना था, हमें स्पेंड ही नहीं करना था टाइम, तो हम उधर ही ठीक थे। तो ऐसा कोई वाक्य अगर आपके फैमिली ने कोई टोंट मारा आपको, फिर मेंटली इंसान जिच हो जाता है, तंग हो जाता है? नहीं, ऐसा टोंट मुझे यहाँ पे आके नहीं पड़ा था, खैर पाकिस्तान में पड़ा था मुझे। जब मैं जब यहाँ पे था, मेरी फैमिली पाकिस्तान में थी, तब मुझे ये टोन पड़ा था और उन्होंने उसमें कहा था कि टाइम नहीं देते हो, कॉल नहीं करते हो, ये वो। मैंने कहा मैं बिजी होता हूँ, ऐसा कौन सा काम है जो इतना बिजी होता है बंदा। मैंने कहा ठीक है। जब यहाँ पे आके मेरी रूटीन देखी तो उसके बाद फिर वो आप रिलैक्स हैं। अब उनको पता चल गया नहीं वाकई इसकी रूटीन ऐसी है, ऐसी चल रही है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान कभी कोई बात मुंह से निकाल देता है तो कभी कभार वही पूरी हो जाती है। तो मैं जब सिक्योरिटी में था तो मेरा ये होता था कि मैं 12 घंटे जब ड्यूटी कर रहा हूँ तो 12 घंटे रेगुलर जो है ना वाइफ के साथ बात कर रहा हूँ फोन पे, घर वालों के साथ बात कर रहा हूँ फोन पे, क्योंकि सिक्योरिटी का काम टफ जरूर होता है लेकिन मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो आप देखते सुनते रहते हैं। तो खैर उस टाइम मुझे वाइफ कहती थी कि आपको कुछ काम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई मतलब काम नहीं है कि हर वक्त आप कॉल पे लगे रहते हैं, तो अल्लाह पाक आपको ऐसा कोई काम देगा आपको टाइम ही ना मिले। मैंने कहा अब देख लें, अब आपने खुद दुआ दी थी। वो कहते हैं ना हम औरतें किसी भी हाल में खुश नहीं, अगर ज्यादा टाइम दो तो बोलते क्यों ज्यादा टाइम दे रहे हो, कम टाइम दो तो टाइम नहीं दे रहे। वेल, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, बट अभी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक लेने जाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी, एक हंसी मजाक भी चल रहा था, बिकॉज वो एक कहते हैं ना बीइंग अ लेडी, आई नो मैं भी एक बहुत मतलब हम लोग अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे इनकी स्टोरी में बताया गया कि अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहा था तब भी वो चिढ़ रही थी, कम टाइम देना शुरू किया फिर तो चिढ़ नहीं है हमने, तो हमारा यही चलता रहता है। तो चलिए अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं कि उनसे इंस्पायरिंग और क्या हम सुन सकते हैं। सर, जैसे आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगलिंग फेस देखा आपने, कभी एक जगह काम किया कभी दूसरी जगह काम किया, बट मोस्टली व्हाट आई हैव सीन कि जितना मैंने सुनने में आया कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सेक्टर में तो मतलब काम मिल ही जाता है और इंसान का पहले शुरू में ईजी था, कर लेते थे लोग। आपने वहाँ क्यों नहीं ट्राई किया? मेरा असल में स्टार्ट से ना बचपन से कह सकते हैं कि माइंड सेट नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने का। और शुरू से, क्योंकि आपको जैसे पहले बताया था कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैंने मतलब बाहर यूरोप कंट्री में जाना है, यूरोप कंट्री का माइंड सेट रहा है हमेशा से। तो मुझे अल्लाह के मेरे बुजुर्ग वालिद साहब हो गए, तायाबू हो गए और जो चाचू हैं मेरे वो हो गए, और जितने भी फैमिली के बुजुर्ग थे मुझे फोर्स करते रहे गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करो, गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करो, तो अप्लाई करवाते भी थे। प्रेशर भी था घर से, उनका मतलब वो फ्यूचर हमारा सेफ हो जाता है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जाके काम करके, तो हम लोग मतलब एक सिक्योर हो जाता है हमारा फ्यूचर, तो इसलिए वो बड़े यही कहते हैं। मैंने खुद अपने कजन्स वगैरह को देखे कि वो लोग यहाँ आने के बजाय वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ही पुश कर रहे होते हैं खुद को कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मतलब जैसे आपने बोला कि मतलब व्हाई नॉट? बेसिकली नहीं, मेरा एक माइंडसेट डिफरेंट है। वो इस वजह से कि मुझे खैर वालदा के कहने पे, सब फैमिली मेंबर के कहने पे मैंने ज़बरदस्ती अप्लाई करता रहा हूँ, लेकिन एक ही दिल होता था कि अल्लाह करे जॉब ना हो। उसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे स्टार्ट में आपको जॉब मिलती है छोटी मोटी, अगर आप लेवल पे जॉब करते हैं, क्योंकि आपको बहुत हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे हैं तो फिर तो और बात है कि आप एक डायरेक्टर लेवल पे जा रहे हैं या किसी लेवल पे जा रहे हैं। अगर आप छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, क्लर्क के तौर पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, या असिस्टेंट के तौर पे, या एज अ मैनेजर भी आप काम करें तो 16-15 स्केल पे अगर काम कर रहे हैं तो सैलरी 30,000 नहीं हो जाएगी। अभी खैर सैलरीज बढ़ी है, 30,000 40,000 50,000 की एवरेज होती थी। तो मैंने कहा जी 30-40,000 50,000 में मैं अपने फैमिली को क्या स्टेटस दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इस माइंड सेट के साथ कहूँ कि 60 साल के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी मेरी, तो 60 साल मेरी उम्र है भी कि नहीं ये भी नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेडिकल फ्री हो जाएगा, एक मेडिकल फैसिलिटी आप कह सकते हैं, लेकिन आजकल आप ज़्यादा अच्छा कमा रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है आपके लिए बेहतर कर देता है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो वो भी मेरा माइंडसेट नहीं था, मैंने कहा नहीं मुझे ये बेनिफिट नहीं चाहिए। तो खैर उनके कहने पे मैं ज़बरदस्ती अप्लाई करता रहा, तो एक जगह पे मेरा चांस लग भी गया। HIT हैवी इंडस्ट्री टेक्सला है, आर्मी जो इंडस्ट्री है शायद आप जानती हूँ टेक्सला में, तो वहाँ पर मैंने जब अप्लाई किया 16 स्केल के लिए एज कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे, तो खैर वहाँ पे मैंने टेस्ट पास कर लिया, रिटन टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू तक पहुँच आया। अब इंटरव्यू पे सिफारिश चलनी थी, इंटरव्यू पे सिफारिश चलनी थी और 100% सिफारिशें चलती हैं वहाँ पे हमारे यहाँ। ठीक है, तो मुझे पता था कि किस बंदे की चलेगी। हमारे बिलादरी में ही हैं कुछ पर्सनैलिटी है माशाल्लाह अच्छे लेवल पे, तो उनका कहना ही बहुत होता है। तो खैर मैंने जाना नहीं था उनके पास, मुझे अम्मी ने ज़बरदस्ती कहा कि बेटा जाओ उनके पास। अब मैं क्या, अम्मी वो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा चले आपके कहने पे चला जाता हूँ। खैर मैं चला गया, मैं उनके पास गया, मैं जाता गया उनके पास बैठता गया ना, मुझे कहते हैं बेटा आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है, आपके वाला सब तो बाहर होते हैं। जब उसने ये बात की ना तो मैं वहाँ पे मेरा माइंड गुस्से में हो गया था मैं, लेकिन मैं कूल हुआ थोड़ा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अंकल मैं उन
मैंने वर्ड माजर के साथ एक गलत वर्ड यूज किया था। मैंने कहा मैं उन बच्चों जैसा नहीं हूँ जो कि पूरी जिंदगी अपने वालिद के नाम पे रहते हैं, अपने वालिद के सर पे बैठे रहते हैं। तो मैं वो बंदा हूँ कि जो चाहता हूँ खुद कुछ करके अपने वालिद साहब को भी आयाशी दूँ और एक अच्छी लाइफ दूँ। तो मैं पूरी जिंदगी उनके सर पे नहीं बैठना चाहता। तो खैर आप नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन ये बात आप कर रहे हैं, ये बात तो ना दें, ताना ना मारे, क्योंकि हम एज एफ आई सी हम लोग जो इकलौते होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो मतलब जैसे मैं अपने डैड के लिए बेटा भी हूँ, अपनी मॉम के लिए बेटी भी हूँ। इट्स सेम विद यू, आप अपने अब्बू के लिए बेटे, अपनी अम्मी के लिए बेटी का मतलब कभी अम्मी का हाथ बटा दिया, बचपन से शुरू से देखते आए होंगे कि कभी जरूरत पड़ गई अम्मी को किचन में या कपड़े इस्त्री करने में या कपड़े धोने में, तो ऑब्वियसली आप। इसमें एक फनी बात ऐड कर दूं, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया घर में। उसकी रीजन ये थी कि मेरी हर 3 सिस्टर्स हैं बड़ी, बेटों में इकलौता हूँ। तो अच्छा, ओके, लाइक दैट, लाडला था बहुत लाडला, ओके, लाइक दैट। आई थॉट मे बी आप एक लौते हो, लाइक नो सिस्टर्स एंड नो ब्रदर्स, जैसे कि मैं। तो फॉर मी इट्स लाइक मोर डिफिकल्ट, बट माशाल्लाह आपके लिए तो मतलब बहनें थी, तो वही मैं एक एग्जांपल दे रही थी आपको। तो खैर नहीं, बेटों के लिए मेरे नज़दीक ना बेटियों की निस्बत बेटों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इकलौता होना। उसकी रीज़न ये है कि आपने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, अपनी शादी के बाद अपनी फैमिली, अपने बच्चों को जब देखना है, उसके बाद अपने माँ बाप का भी सारा आप हो, अपनी बहनों का सारा भी आप हो, क्योंकि बहनों के घर ऊंच नीच लगी रहती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के घर में ऊंच नीच ना हो। तो वो भी एज अ ब्रदर आपने ही देखना है। कोई इशूज आ गए हैं या खुदा न खास्ता कोई फाइनेंशियल इशू आ गया है, तो होते हैं इशूज। हर बहन या हर बेटी का लेवल सेम नहीं होता, हर नसीब अपने अपने होते हैं। तो वो आपके सबके टफ टाइम होता है। तो निस्बतन एज अ लड़का अगर अकेला होता है एज अ बेटा, तो उसके लिए डिफिकल्टी ज्यादा होती है मेरे नजदीक। दैट्स ट्रू, बिकॉज फिर आपको मतलब अपनी फैमिली भी देखनी है, मॉम डैड को भी देखना है, बिकॉज दे आर गेटिंग ओल्ड, उनका वो नहीं, तो उनका अलग होता है, फिर बहनों का अलग, और फिर अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई फेलियर आ जाए, आप फेल हो जाओ, सो इट वो पूरी फैमिली पे इफेक्ट होता है। वो पूरी जो अपनी फैमिली होती है ना, वो स्ट्रगल करती है उस पर, तो वो काफ़ी टफ टाइम होता है। लेकिन मेरे नज़दीक अल्लाह पाक ना किसी बहन को अकेला बनाए, उसके साथ उसकी बहन लाजमी हो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में कि आप अपने भाई से डिस्कस नहीं कर पा रही होती, लेकिन अपनी बहन से डिस्कस कर सकती है। कि हर मेरी अपनी फैमिली में ये चीज़ें हुई हैं, मुझे पता है। तो और इसी तरीके से भाई इकलौता ना हो, क्योंकि जब चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं, मेरे लिए जब टफ टाइम आया था यहाँ पे, तो मैं अगर से देख रहा था कोई था नहीं, तो उसके लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साथ आपका अगर भाई है तो आप डिवाइड कर लेते हैं, बिकॉज आप अब्बू से हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते, अब्बू से नहीं कर सकते। जैसे मैं हर चीज़ मतलब what I have seen, what I am going through, कभी बचपन में मुझे लगता था छोड़ो क्या ही करना है भाई बहनों का, बट नाउ व्हेन आई एम एट दिस स्टेज मुझे लगता है कि भाई बहन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ही मैं अभी अल्लाह पाक से यही दुआ करता हूँ हमेशा कि अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे से नवाजा है और एक बेटी से नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे बेटे की भी जोड़ी दे दे मुझे और बेटी की भी दे दे। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने भी देखा कि भाई मेरी छोटी सिस्टर ने अगर मुझे कुछ कहना होता है तो डायरेक्टली कभी कभार मुझे कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर सकती, तो फिर वो बड़ी सिस्टर के थ्रू कह देती है किसी थ्रू। तो सारा बहुत जरूरी होता है कि आपको मतलब जिससे रिलैक्स फील कर रहे होते हैं कुछ बात करते हुए। तो अल्लाह पाक से दुआ है हमेशा यही है सबके लिए इंशाल्लाह ज़रूर। खैर जैसे कि अभी आपने बोला कि एट द मोमेंट आप बैंक में काम कर रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे, एंड तो मतलब क्रेडिट कार्ड के मतलब आप क्रेडिट कार्ड का भी करते होंगे, तो क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता दें, बट नॉट एज अ बैंकर, एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि अगर पर्सनली अगर आप किसी फ्रेंड को रिकमेंड करेंगे या कोई आपके क्लोज हो, तो उसके डिसएडवांटेजेस पहले ही बताएंगे ना आप, सही, तो उसके हवाले से कुछ बता दें। मैं बेसिकली ऑटोमेटिकली जब मैं किसी को भी अपने किसी करीबी को भी अगर बताऊंगा तो मैं डिसएडवांटेज यही है कि ये चीज़ है कि अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेंटली अपसेट कर देगा और अल्डर बन जाता है। क्योंकि बात है, अब आप 10,000 दिरहम का अगर आपको फर्ज करें कार्ड मिल गया यहाँ पे अगर ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ गया, आपने यूज़ कर दिया, टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका बढ़ता रहेगा, वो आप पे जो है ना लोन लायबिलिटीज बढ़ती रहेगी, तो वो डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो काफी हो जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव पहलू देखें तो पॉजिटिव पहलू ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप कार्ड ले रहे हो तो आपके माइंड सेट में होगा कि मैंने यूज कैसे करना है। अगर यूज प्रोसीजर नहीं पता तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब आपको देखें, जिंदगी में हर बंदे को पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, किसी भी मोड़ पे किसी न किसी इशू की वजह से। तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज होती है कि जो आपके पास हमेशा जेब में पड़ा रहता है कि किसी टाइम आपको मुश्किल टाइम है तो आप किसी दोस्त की तरफ देखने की बजाय आपके अपना पास है जो आपको बैंक ने दिया हुआ है, आप उसको यूज कर लें। टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं आप उसके लिए, आप
पे कर सकते हैं, 45 डेज का मिनिमम टाइम होता है, तो वो आपके लिए एक ये पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव तो है obviously, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से then- लोग देखे हैं जिनकी सैलरीज लाइक 30,000 40,000 है, उन्होंने बहुत कार्ड रखे हैं और बहुत पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। जिनकी 5,000 सैलरी है उन्होंने भी कार्ड रखे यूज़ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जो फंस चुके हैं। मैंने फंसने वाली स्टोरी ज्यादा सुनी थी, इसीलिए मैंने ये पूछा आपसे, क्योंकि फंसने वाले बहुत ज्यादा है और जो पॉजिटिव स्टोरीज है वो बहुत कम है। ऐसा ही है। अच्छा, पॉजिटिव स्टोरीज क्यों नहीं होती है? उसकी रीजन ये है कि हमें यूज करने का नहीं आता। हम जब कार्ड हमारे पास आता है हम समझते हैं पैसे आ गए हमारे पास, हम उसको बगैर देखे यूज करना शुरू कर देते हैं। कहीं पे स्टोर पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, या कहीं सिनेमा में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो ओपनली यूज करते रहते हैं। जब महीने के बाद जब पे का टाइम आता है ना करने का, वो सैलरी हमारी 5,000 है तो देने तो हमने 7,000 है, तो वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, वापस देने में तकलीफ होती है। वही बात है कि मतलब है किसी और के लगा लो, बट जब देने होते हैं तो दिल में दर्द होता है। खैर ये तो अभी मतलब आपकी एक जॉब है, आप एक जॉब के तौर पे कर रहे हैं, बट एक इंसान का एक एम होता है, एक ख्वाब होता है कि वो करना चाहता है, वो शौक से करता है। जैसे अब मेरा शौक था कि मैं मतलब टीवी पे आऊँ, मतलब बचपन से था कि टीवी में आऊँ, टीवी पे काम करूँ, तो अब वो मेरा एक जॉब भी है और मैं खुशी खुशी करती भी हूँ। तो वैसे अगर आप कभी अभी ऐसा कोई शौक, कोई ख्वाहिश थी आपकी जो आप करना चाहते थे लाइफ में, अकम्प्लिश कर पाए या नहीं? जॉब और प्रोफेशनल सॉरी आपका जो ड्रीम्स है ना, वो अगर आपका प्रोफेशनल जॉब जो होती है वो अगर आपकी मैच कर जाए तो वो तो बहुत ही मजा आता है, जिस तरह के आप बता रही हैं, तो फिर आपको वो लुत्फ आ रहा होता है उसमें काम करते हुए। लेकिन मेरे नज़दीक मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देखने वालों को भी कि हमेशा जो भी जॉब करो उसको उसमें इतना मगन हो जाओ कि वो आपका जो है वो लव बन जाए, कि आप उसमें जब काम आप उसको मजा आना शुरू हो जाए आपको उस काम का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब खैर बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो मुझे मैं मजे से काम कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जगह ड्रीम मौजूद है। शुरू से मेरा एक ड्रीम रहा है आपकी तरह कि मुझे टीवी का शौक था कि मैं टीवी एक्टिंग साइड पे, शोबिज़ में, ड्रामास में, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट था। तो उसमें मैं अपने कॉलेज लाइफ में भी ना तो इस्लामाबाद में डिफरेंट चैनल्स के चक्कर लगाया करता था, तो मैं कहता कहीं चांस मिल जाए। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये लंबी स्टोरी है तो इसको बाद में कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ठीक है? तो एक छोटे ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज। वो हड़बड़ी में ना ब्रेक आ गया, तो उनकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जिससे मतलब मैं भी रिलेट कर सकती थी, और मैं बहुत टाइम से मतलब वो पूरे प्रोग्राम में जो सोच रही थी कि मैं वो वेट कर रही थी उस मोमेंट का कि कब इस हवाले से बात होगी। तो आइए उस स्टोरी की तरफ चलते हैं। जी सर बताइए। अच्छा, तो जैसे मैं बता रहा था कि शुरू से इंटरेस्ट था टीवी का, शोबिज़ का, तो कॉलेज लाइफ में मैंने इस्लामाबाद में चक्कर लगाए डिफरेंट चैनल्स के। तो मैं वहाँ जाता था तो गेट से इंटर नहीं होने देते थे, कहते थे नहीं रेफरेंस के बराबर अंदर नहीं जा सकते। तो खैर रेफरेंस नहीं थे, लिंक्स नहीं थे, तो खैर ट्राई करते रहे, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद फिर कुछ फैमिलीज कमिटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए फिर जॉब्स रिलेटेड फिर इधर निकल आए, फिर इधर आगे स्ट्रगल करना शुरू कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रीम मौजूद था। तो खैर अभी भी वो ड्रीम वहीं पे है और इंशाल्लाह पूरा करूंगा। तो उसी सेंस में अब इंशाल्लाह आगे बढ़ता जा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस बना ली हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी फेमस पाकिस्तान के शोबिज़ इंडस्ट्रीज के कुछ स्टार हैं जिनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्सनली मेरी दोस्ती वाला कॉन्टेक्ट हो चुका है उनके साथ। एक चीज़ ये भी अच्छा है ना दुबई का, यूएई का, कि आप इजीली कांटेक्ट बना सकते हो। दैट्स ट्रू, इजीली। मतलब अगर आपका एम है, आपने माइंडसेट रखा हुआ कि मुझे मेरा ड्रीम कंप्लीट करना है, तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। और यहाँ पे वो भी नहीं है कि आपको सिफारिश करनी है, रेफरेंस चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेट टू स्ट्रेट बंदे से जाके बात हो सकती है। ऐसा ही है। तो जैसे आपने कहा तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे उससे लिंक्स बने। अभी मुझे रिसेंटली एक ऑफर आई थी लाहौर से, एक वेब सीरीज थी, वो भी बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, ज़मान खान नाम है उनका। तो उन्होंने कहा था कि आपने मेरे साथ रोल करना है एज अ फ्रेंड, फ्रेंड के तौर पे रोल करना है, लेकिन रोल 20 एपिसोड्स हैं तो उसमें आपका रेगुलर चलना है। मैंने कहा यार मैं अभी फिल वक्त जो कंडीशन है, मैं भी फॉर 2 मंथ्स लाइक 3 मंथ्स मैं नहीं आ सकता। तो खैर मुझे आप थोड़ा सा टाइम, नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट आता है तो मुझे इसमें पहले बताएं, ताकि अपनी छुट्टी मैनेज कर लूँगा, क्योंकि रिसेंटली मैं भी छुट्टी गुजार के आया था। तो इस तरह की अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिविटी हो रही है। तो फुली इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो एक ड्रीम है, हमेशा से है, और कि पाकिस्तान किसी भी चैनल पे एक अपनी लाइफ में ड्रामा करना है, एक करना है, उसके बाद जगह बनाना अपना काम, बस एक कर लूं, एक कर लूं, जगह खुद ब खुद बन जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला करूंगा। यहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मोटे शूट्स करता हूँ, अभी स्टार्ट किया रिसेंटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक पहला कदम है इस तरफ। चले दैट्स ग्रेट। बट खैर अगर देखा जाए तो बीइंग एन एशियन एंड पाकिस्तानी, शोबिज़ में आना, मॉडलिंग करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बोथ जेंडर्स। अगर देखा जाए मेल के लिए भी देखा जाए, फीमेल के लिए भी देखा जाए,
तो बहुत मुश्किल है, जैसे कि आपका बैकग्राउंड किसी कोई भी शोबिस से नहीं था, तो क्या डिफ़िकल्टीज ऐसे फेस किया आपने? मतलब ऐसा कोई कभी किसी ने, घर वालों ने, लाइक चलो मॉम डैड तो सपोर्ट कर लेते हैं, नहीं हाँ वो तो कुछ नहीं, बट वो ख़ानदान वाले जो पीछे से आके वो कान भरते हैं ना, वैसा कुछ? मैंने यकीन करें, मेरा एक माइंड सेट है हमेशा कि मैं सुनता नहीं हूँ फैमिली जो भी जो कह रहा है कहता रहे, उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बारे में कोई बात ना करे। तो मेरा एक माइंड सेट है, हाँ अगर कोई मेरे बारे में कोई इस तरह की बात करता है तो मेरी अक्सर जो है ना वो फैमिली में बहस होती है इस बारे में। लेकिन जब मैं आपकी किसी बात में नहीं आता तो आप मेरी किसी बात में ना आए, मैं जो करना चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में करूँगा। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो खैर अम्मी अबू को शुरू से शौक नहीं था, लेकिन अब वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है जो करना है करो लाइफ में। तो वाइफ खैर शुरू से सपोर्ट कर रही है, तो वो कहते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो ठीक है। खुद वो सोशल मीडिया से टच में नहीं है, इतना उसको शौक नहीं है। सपोर्टिव होना चाहिए, एनी हाउ लाइफ फिर बहुत इजी हो जाती है अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है। और यही बात है जैसे आपने बोला कि मैं सुनता नहीं हूँ, इट्स सेम विद मी, मैं किसी के हवाले से बात नहीं करती, बट मैं सुनती हूँ सबकी, बट करती मैं अपनी हूँ। करना अपना चाहिए, करना अपना चाहिए। सुन लो, उलट के जवाब मत दो, डोंट बी अ बैड पर्सन देयर, लाइक उसने उलट के जवाब दे दिया या कुछ, बिकॉज वो फिर वो खानदानी मसले शुरू हो जाते हैं कि इसने पलट के जवाब दिया। और हमारे पाकिस्तान में तो ये मसले बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो मैं एक मीम देख रही थी रिसेंटली कि कहते हैं अपने खानदान में सलाम नहीं किया तो 3-4 साल तक लड़ाई झगड़े चलते रहे सिर्फ सलाम ना करने पे। फिर अगर हम लोगों ने उल्टा जवाब दे दिया तो फिर तो और ही मसले बन जाते हैं। हमेशा ये इश्यूज रहते हैं वैसे हमारे फैमिलीज में, लेकिन ये है कि खैर मैं पाकिस्तान में शुरू से जो है वो एक तंजीमी एक्टिविटीज़ के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। तो पॉजिटिव पहलू में मतलब सोशल एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में रहा हूँ वहाँ पे। तो वो भी एक थोड़ा सा मेरे लिए टफ पॉइंट था कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक नहीं करते। तो वो अक्सर मुझे टोक रहे होते हैं कि यार क्या कर रहे हो यार, तुम्हारा पहचान भी हमारे नाम के साथ भी है, हम सारे एक हैं, तो यार तुम क्या ये चीज़ों में। मैंने कहा नहीं, मैं कहा यार ठीक है आपके साथ बचाना है, मुझे पता है मैं कोई नेगेटिव कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, नहीं है ना, किसी के साथ का तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, राइट? तो ऐसा ही है, तो पॉजिटिव चीज़ें लेके चल रहे हो तो कोई इशू नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कहते हैं ठीक है, छोड़ देते हैं, वो आदी हो जाते हैं, कहते हैं तुझे सुनना तो है नहीं, जस्ट लेट इट बी, तो आप करो जो करना है। ये तो ऐसे ही है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही, मतलब आपने स्ट्रगलिंग फेज भी देखा, फिर साथ ही साथ आप मतलब अपने ड्रीम भी अकम्प्लिश करने में लगे हो, तो और माशाल्लाह फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी। बट जैसे कि एक आखिरी सेशन होता है हर प्रोग्राम में, तो आखिरी सेशन में मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं, जो यंगस्टर्स अभी मतलब जो बड़े हो रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जो यंगस्टर्स अगर बाहर कंट्रीज़ का विजिट करना चाह रहे हैं या जाना सोच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस माइंडसेट के साथ जाएं वो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी कंट्री में कोई बंदा जाना चाहता है या कोई भी यंग लड़का, मेरे भाइयों की तरह हैं सारे, तो जाना चाहते हैं, उनके लिए एक माइंडसेट है, एक माइंड रखें कि वहाँ जाके उनको नीचे से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि मैं अभी कुछ इंटरव्यूज पीछे कॉन्टेक्ट किए थे हमने, हायरिंग कर रहे थे, तो उसमें एक शख्स आया, एक लड़का आया इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने उसकी सीवी देखी तो मैंने देखा कि UAT से पढ़ा हुआ है, UAT का एक लेवल है पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी का। तो मैंने कहा यार आप इंजीनियर हो, आप भी बैंकिंग सेक्टर में कैसे, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मुझे बताओ कर लोगे? मैंने कहा 1 साल आपने मुझे देना है, 1 साल से पहले आपने नहीं छोड़ना। अगर 1 साल से पहले अगर आपको माइंडसेट छोड़ने का तो फिर आपको मैं हायर नहीं करता। तो आप बताओ। नहीं मैं करूंगा। मैंने 1 साल मुझे देना है, क्योंकि जब मैं आपको हायर करवाऊंगा अपने मैनेजर के थ्रू, अपने सीनियर के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली मुझे भी उसको जवाब देना है। ठीक है, तो खैर उसने मुझे उस टाइम ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी मैंने वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट भेज दिए, सब कुछ प्रोसेस में जब स्टार्ट होने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले उसने मुझे बता दिया। मुझे मैसेज किया 3 दिन बाद के यार मैं नहीं, बस भाई मैं अपनी जो है वो देखना चाह रहा हूँ अपनी फील्ड में। जिसके रेफरेंस से आया था मैंने उसको कॉल करके थोड़ी सी उससे मैं बात की। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मैंने पहले चीज़ पूछी। तो यकीन करें वो बंदा आज पाकिस्तान वापस बैठा हुआ है विजिट वीज़े से। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको अपनी फील्ड की जॉब मिलना इतना आसान नहीं है यूए के अंदर। स्टार्ट में आपको टाइम देना पड़ता है। किसी भी फील्ड में अगर आपको चांस मिले, आपको बैठने की जगह मिल रही है, आप वहां से निकलो, ढूंढो अपनी फील्ड में जॉब, साथ साथ निकल जाओगे मिलती है तो। नहीं तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं अपनी फील्ड से हट के जॉब कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं, हम एक अच्छे लेवल पे पढ़ के आए तो हमें एक अच्छी सीट मिलेगी तो हम जॉब करेंगे। तो इस सेंस में वो फिर दी एंड
अपने फ्यूचर को खराब कर बैठते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि माइंडसेट हमेशा जो है वो रखें कि अपनी जीरो से स्टार्ट करके कुछ बनना है, कुछ करना है। एग्जैक्टली, बेशक सिर्फ यहाँ के हवाले से नहीं, अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो आपने जीरो से ही स्टार्ट करना है। आपको सेम एग्जैक्ट फील्ड में जॉब नहीं मिलेगी। स्ट्रगल तो हर जगह करनी है। आफ्टर एवरी स्ट्रगल देयर इज अ ईज। तो स्ट्रगल तो हर जगह आपने करनी है। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बेहतर होती हैं आस्ते-आस्ते। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो मतलब ये आपकी मतलब यही स्टोरी थी और बहुत इंस्पायरिंग थी। मतलब देखा जाए अगर हमारे जो यंगस्टर्स हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, उनके माइंडसेट नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए शुरू से, हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो इंसान का, तो वो फिर आगे कुछ कर सकता है। अभी मैंने पाकिस्तान में अपने दोस्तों को भी देखा, कुछ मेरे जो यंगर दोस्त हैं वो भी यही कहते हैं कि वो अभी मैं उनको देख रहा हूँ कि उनकी लाइफ अगर 30 तक एज तक पहुंचेगी तो अभी तक उनके माइंडसेट में विजन है ही नहीं कि अपनी लाइफ में करना क्या है। वो इसी से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि सबको चाहिए कि वो शुरू से जब यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में तो अपना माइंडसेट बना ले। ऑब्वियसली वो माइंड एक जगह पे सेट होने में भी 2-3 साल लग ही जाते हैं। तो इसीलिए माइंडसेट विजन हमेशा क्लियर रखना चाहिए। तो फिर आप कामयाब होगे लाइफ में, फिर कामयाब हो सकते। नहीं तो हमेशा एक उल्टे सीधे मतलब ऐसे ही गो विद द फ्लो वाला सीन हो सकता है कि बस टाइम गुजर रहा है, दैट्स इट। आप कहीं के नहीं रहेंगे फिर, वो कहते हैं ना कि दैट्स ट्रू। वेल, ये था आज का प्रोग्राम हमारा आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुन के। उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी इंस्पायर होंगे और जो यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो गए होंगे। तो नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था स्टोरीज फ्रॉम ओवरसीज़। मुझे तो बड़ा मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत इंजॉय करोगे इस प्रोग्राम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे सेम प्रोग्राम में, डिफरेंट होस्ट के साथ और डिफरेंट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।